गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे फैराडेज लॉ। 1833 में हमारे एक साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे। इन्होंने क्या किया, अभी तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उन्होंने ये बात करी कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड के ऊपर आपने देखा था कि जो हमारी इलेक्ट्रोड होती हैं इनके ऊपर कैटायंस और आनायंस यहाँ आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये डिपोजिशन हो रहा है, क्या उसका कोई रिलेशनशिप है हमारे इलेक्ट्रिसिटी से? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, हर चीज हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रही है। तो माइकल फैराडे ने कहा क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप हो सकता है? तो उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने उस टाइम हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि हम वहां पे कांस्टेंट एक इलेक्ट्रिसिटी दे सके, क्योंकि जब तक आपके पास कोई कांस्टेंट चीज नहीं होगी आप पता नहीं लगा सकते। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर आपने कह दिया कि 20 मिनट्स लग गए, दूसरे में 30 मिनट्स लग सके, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी तो वेरी करेगा ना, आपका सेम तो नहीं आ सकता है। या हम ये कह दें कि भाई हमारा बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, कि जैसे आज के टाइम में आपके पास एमीटर होता है जिसकी वजह से आप बता सकते हो हाँ कांस्टेंट, अगर हमें कि कितने वोल्ट का करंट देना है, 220 वोल्ट का करंट देना है, 230 का देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। पर एट द टाइम ऑफ 1833 हमारे पास इस टाइप का कोई भी नहीं था, कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं था कि जिससे हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी दे सके जिसकी वजह से रिजल्ट वेरी ना हो। तो उस टाइम उन्होंने एक कॉलमोमीटर बनाया था, जिसे आपको पता है कि हम लोग कूलम लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वहीं से उन्होंने इसका नाम रखा था कूलोमोमीटर। यहाँ से उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी हेल्प से उन्होंने इसको कांस्टेंट रखा था। ये एक कह सकते हो कि थोड़ी देर के लिए ही बनाया गया था, कोई ऐसा डिवाइस नहीं था कि जो आगे तक चला था, इसका कोई यूज आजकल हम नहीं करते हैं। एट दैट टाइम ये काम का ये आप कह सकते हो इंडियन लैंग्वेज में जुगाड़ू काम था, जो उन्होंने क्या करा था कि इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट के लिए उस टाइम उन्होंने यूज किया था। आज के टाइम में हम इसको यूज नहीं करते हैं। उन्होंने क्या बताया था, उनके दो लॉज थे। फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया था द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हेंस द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। बहुत इजी है, यहाँ देखकर आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट। उन्होंने कहा था जितना भी उसका मास होता है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, हमारी ये कैटायंस है एनायंस है, किसी भी फॉर्म में अगर डिपोजिशन हो रही है, उसने साफ साफ कहा था कि जो भी डिपोजिशन हो रही है उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना आप उसको करंट दे रहे हो। जितना भी आप उसको करंट प्रोवाइड करो, 5 एम्पेयर करंट का आप उसको अगर प्रोवाइड करते हो तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे हम उसको क्या बोल रहे हैं, Z। क्या बोल रहे हैं, Z इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, तो अभी हम लोगों ने समझा कि हमारा जो मास होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके इलेक्ट्रिसिटी के। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि जितनी आपका लाइट ले रहा होता है उसके हिसाब से आपको इंटेंसिटी भी मिलती है। अगर आपके पास कोई 20 वॉट की एक आपके पास ट्यूब है तो वो आपको उसकी इंटेंसिटी भी 20 वॉट के हिसाब से ही देगी। अगर आपको चाहिए कि हमारे पास बहुत तेज रोशनी आ जाए तो आप क्या करते हो, इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर देते हो। अगर मैंने कहा मुझे 100 वॉट लेना है तो जो उसकी एनर्जी होगी या इंटेंसिटी होगी वो उसके हिसाब से 100 के हिसाब से आ जाएगी। इन द सेम केस यहाँ पे मुझे जितना मास चाहिए उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पर मास आता है। ठीक है, अब तुम लोगों ने सबने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है जो चार्ज होता है, जो क्यू होता है वो क्या होता है, I इंटू टी। क्वांटिटी किसके अकॉर्डिंग होती है, करंट इंटू टाइम। इंटू टाइम
कि कितनी देर के लिए हम टाइम दे रहे हैं, क्योंकि टाइम पीरियड तो हमें हमेशा देखना ही पड़ेगा, रेट देख रहे हैं एक्चुअली कि कितने टाइम पीरियड में काम हो रहा है, तो करंट इनटू टाइम होता है। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 into 1, what we get? W is equal to Z into I into T। लिख सकते हैं। यहां से अगर हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? W अपॉन I इंटू T इज इक्वल टू Z। Z इक्वल टू W अपॉन I इंटू T। अब ये देखिए, अगर हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? अगर हमने लिया I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, स्टैंडर्ड कंडीशन ले लो, और T मैंने 1 सेकेंड ले लिया, तो आप क्या कह सकते हो? Z की वैल्यू क्या है मेरे पास? W अपॉन I इंटू T। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? W, I कितना है मेरे पास? 1, और T कितना है? 1। तो Z इज इक्वल टू W। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? Z इक्वल टू W। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर, व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज पास फॉर 1 सेकेंड, इज पास फॉर 1 सेकेंड, देन क्या हो जाएगा? जो Z है वो हमारे किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? W के। दिस इज ऑल अबाउट Faraday's first law। Okay।